हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी बैकर्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास जो क्लास 12th है, क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रख के चलना, हमें इस चैप्टर को इस तरीके से समझना है कि तुम किसी भी केस स्टडी को सॉल्व कर पाओ। ठीक, जैसे ही पूरे जितने भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ, अगर इन सबकी जितने भी पूरे नोट्स कंप्लीट आते हैं, नोट्स कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर की मैं तुम्हें केस स्टडी कराऊंगा। ठीक, उसके लिए लाइन से बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है प्रबंध का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो मैं उसके पहले कहेगी, जो प्रबंध है इसकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेशन है। तो पहले हमें इस पर फोकस करना है। बहुत सारे जो भी मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं, ठीक है, उन सब ने क्या डेफिनेशन दी है। तो जो मेरे पास पहली डेफिनेशन है, उसमें कह रही है कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्रबंध क्या होता है, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है, ठीक है, और उसको बनाए भी रखता है, जिसमें लोग या लोगों का जो समूह होता है कार्य करते हुए और लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं। कोई सा भी हमने गोल सेट किया और उस सेट किए हुए गोल को आराम से हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, ये सारा सारा क्या प्रबंध के अंदर होता है। अब सुनो, इसके बाद अगली चीज देखो, तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो जितने भी डेफिनेशन है, उसमें से कोई सी जो एक डेफिनेशन है उसको उठा के याद कर लो। ठीक, अब हम अगली बात बढ़ते हैं कि मेरे पास ना प्रबंध की अवधारणा क्या क्या है। ठीक है, जो मेरे पास प्रबंध की अवधारणा, इसका मतलब मेरे पास क्या है, इसके इसके ना 3 पॉइंट लेके चलेंगे हम। पहले मेरे पास जो प्रबंध है, वो क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रोसेस है। ठीक, जिस प्रोसेस के अंदर नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सारे सारे आते हैं। ठीक, अगला मेरे पास है जिसको हम प्रभावी ढंग से कर पाए। देखो, जब भी बात है ना कि प्रभावी ढंग से करने की, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मेरे पास होता है कि इसका कार्य अंतिम परिणाम को समय में प्राप्त करना है। ठीक, जब भी तुमसे बोला कि जो हमारा काम है वो प्रभावी ढंग से हो, इसका मतलब क्या है, काम को जब भी समय पे प्राप्त करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी ढंग से प्राप्त करना होता है। दूसरी बात बोलते हैं कुशलता से। ठीक, कुशलता से का मतलब क्या होता है, कुशलता से का मतलब है इसमें सबसे कम से कम लागत आनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, जो लागत है, लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, और क्या, इसके लाभ में वृद्धि होनी चाहिए। ये चीजें, तो ये 2 पॉइंट देख लेना। इसके ना एक जो केस स्टडी है पक्का बनती है एग्जाम के अंदर। इसकी जो एक केस स्टडी है जरूर जरूर बनती है। तो इसे देख लेना एक बार कि क्या है इसके अंदर। अब सुनो, ये जो डेफिनेशन है बस सेम वही है जो मैंने ऊपर तुम्हें पढ़ाया अभी। ठीक, अब सुनो, अगली बात मेरे पास है कि प्रबंध की विशेषता क्या होती है। देखो, इसकी इतनी सारी हेडिंग, टोटल 7 हेडिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हेडिंग है। देखो, 7 हेडिंग को याद करने के लिए ना थोड़ी तो गट सही चाहिए। ठीक है, अगर तुम 7 हेडिंग याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जब नहीं कर पाओगे तो उसके लिए क्या होगा, एक बहुत अच्छा तरीका है, एक मैं इसके लिए शॉर्टकट बनाया है। ठीक है, उसके वजह से उस बन सकेगा। ठीक, अगर तुम इसको याद कर पाओगे उस बन सकेगा, तो कैसे कैसे याद करोगे वो देखो। ऊ का मतलब क्या है, ऊ का मतलब है उद्देश्य प्रदान। ठीक, सा का मतलब क्या है, सारव्यापी, बहुआयामी, निरंतर, सामूहिक क्रिया, गतिशील कार्य और अमूर्त शक्ति। ठीक, इस तरीके से। तो इसको देखना है कैसे कैसे याद करना है। पहले मेरे पास क्या है, प्रबंध की विशेषता याद करते हैं। देखो, तुम्हें एक बार ध्यान रखे चलना, जितनी भी तुम्हारी केस स्टडी बनती है वो सारी की सारी हमेशा तुम्हारी विशेषता में से बनती है। जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमेशा इसी में से बनते हैं, इससे बाहर कभी तुम्हारी केस स्टडी बनती नहीं है। ठीक, कभी कभार इक्का दुक्का पूछ ली घुमा घुमा के, वो बात अलग है। ठीक, लेकिन जो केस स्टडी है वो सारी सारी इसी में से बनेगी। पर इसके पहले पॉइंट पे आते हैं, हमसे कह रहे हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया। देखो, प्रबंध जो प्रबंध है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमें किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, हमें क्या है, जो हमारा संगठन है हमें उसके उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि हम मान लो ज़्यादा सेल बढ़ा दें, दूसरा हम चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कर ले। तो कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, हम उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अगला मेरे पास है जो प्रबंध है, वो है सारव्यापी है। प्रबंध भाई सब जगह लागू होता है। ठीक, वो तुम्हारे समाज में लागू हो जाएगा। ठीक, राजनीति उन सब में लागू हो जाएगा। ठीक, और कोई सा भी तुम कार्य करते हो ना, हर काम तुम्हारे हर एक काम के अंदर प्रबंध होता जरूर है। ठीक है, दूसरे मेरे पास बात है, प्रबंध है बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे मान लो कि पहला बोलते हैं कि लोगों का प्रबंध करना। ठीक, अगर मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, तो कंपनी में लोगों की जरूरत होती है। तो ये क्या है, लोग हैं उनका प्रबंध करता है। ठीक है, और जो भी हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, उसने बिजनेस में जो भी काम वगैरह करना है उन सबको प्रबंध करेगा। ठीक, और प्रबंध लोगों से कार्य कराने की एक कला भी है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्रबंध हमारा उसका प्रबंध एक सार्वव्यापी कार्य है। मतलब ये प्रबंध क्या है, एक सार्वव्यापी है।
अगली बात, प्रबंध एक बस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। जो प्रबंध है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है, ठीक। निरंतर चलने का मतलब है ये नहीं कि हाँ भाई एक बार कर दिया हो गया, ये रेगुलरली करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कोई सी प्लानिंग करी, ठीक। अब मैंने उसको पहले पूरा करना चालू किया, जब मैं पूरी प्लानिंग खत्म कर दूंगा, जो मैंने सोचा होगा, जब पूरा खत्म कर दूंगा, फिर दोबारा नई प्लानिंग करनी होती है, तो ये क्या है, ये लगातार चलता रहेगा इस तरीके से। अगला समझो, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इसका मतलब ये होता है प्रबंध को अकेले कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसको हमेशा समूह में करना होता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या एक टीम की जरूरत पड़ जाती है। अगला, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। जो प्रबंध है, ठीक है, वो क्या हमेशा गतिशील है, वो हमेशा बदलता रहता है, ठीक। वो क्या है, तुम्हारे समाज में कुछ परिवर्तन हो जाए बदल जाएगा, आर्थिक रूप से परिवर्तन हो जाए, राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो जाए, किसी भी तरीके से कुछ भी परिवर्तन होगा, इस तरीके से तो हम क्या बोलेंगे, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। अगली बात करते हैं, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। इसका मतलब ये होता है, जो प्रबंध है, ठीक है, प्रबंध एक ऐसी शक्ति है तुम इसको देख नहीं सकते, तो इसको याद करने का तरीका देख लेंगे, उस बन सकेगा, ठीक है। ये तुम्हारा याद करने का तरीका है, बाकी तुम्हारी इच्छा है भाई। अब सुनो, अगली बात करते हैं जो हमारे पास है प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है। जो प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक। जो संगठनात्मक उद्देश्य है वो क्या है हमारे पास, जीवित रहना, लाभ अर्जित करना और बढ़ोतरी करना, ठीक है। भाई, हर एक फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अगर हम देखते हैं उसके संगठनात्मक उद्देश्य, वो हमेशा चाहता है भाई लंबे समय तक अपना बिजनेस चलाऊं। दूसरे पास से चाहता है भाई मैं हमेशा क्या प्रॉफिट कमाता रहूं। तीसरे पास से बढ़ोतरी, कोई सा बिजनेस चालू हुआ है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं फ्यूचर में बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, कभी पीछे ना हटूं। ये सारी सारी चीजें होती हैं। अगली बात करते हैं, इसका सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, अगर सामाजिक उद्देश्य की बात करें, तो उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु की पूर्ति करना। इसका मतलब ये है कि हम समाज में ना बहुत ही सही कीमत पर और अच्छे अच्छे सामान नहीं देते लोगों को, ठीक, ताकि लोग सारी दुकान छोड़ के हमारे पास ही आ जाए। अगली बात करते हैं, उत्पादन के पर्यावरण विभिन्न पद्धति अपनाना। भाई, उत्पादन के ना अलग अलग तरीके अपनाना। अगला है रोजगार देना लोगों को। अगर हम बात करें सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो रोजगार देना हो गया, ठीक। अगला है कर्मचारी के लिए विद्यालय, शिशु गृह जैसी सुविधा प्रदान करना, ये सारा सारा। तीसरा मेरे पास है, उसको हम बोलते हैं कर्मचारी का उद्देश्य, ठीक है। भाई, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जितने भी हमारे जो संगठन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें इतनी सैलरी दें कि वो पूरे पूरे संतुष्ट रहें, ठीक है। वो क्या संतुष्ट रहे, और आगे जाके ना हम उन्हें एक तरीके से मान लो कि वो हमारे साथ तालमेल मिला के काम करें। जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे क्या है, कंपनी को ना अपना मान के चलें, जो हमारा फर्म है उसको अपना मान के चलें। अब सुनो, जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है प्रबंध के महत्व है, ठीक है। देखो, प्रबंध के महत्व को भी याद करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं सकगविस, ठीक। अगर तुम इसको याद कर पाते हो सकगविस को, तो तुम इस पूरे को याद कर लो। देखो, सकगविस का मतलब क्या है, अगर तुम हल्का सा देख लो ना इसको, इस चीज को देख लो एक बार। ये देखो, ये हमारे पास है ये, कि सकगविस का मतलब क्या होता है। ये लो भाई, अगर तुम इसे याद कर पाते हो, सकगविस का मतलब, सा का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमें सा है, सा का मतलब है, मैं तो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसे में। देखो, जो सा है इसका मतलब क्या है, सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करना। का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास है क्षमता में वृद्धि, ठीक है। तो थोड़ा उसको याद कर लेंगे, अभी का मतलब क्षमता में वृद्धि है, और गा का मतलब क्या है, गतिशील संगठन बनना, ठीक है। वी का मतलब क्या है, व्यक्ति की दूसरे की प्राप्ति, और सा का मतलब समाज के विकास में सहायक, ठीक। अगर तुम इसको याद कर पाते हो सक गविस को, तो ये मान लो तुम्हें जो उसके उद्देश्य है उसको आराम से याद कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, अच्छा, जो उसके जो महत्व है ना, जो प्रबंध के जो महत्व है, तुम इसको आराम से याद कर लो। देखो, मेरे पास पहला पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। जो प्रबंध है, ठीक है, वो किसी न किसी भी सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करता है हमारी। अगला मेरे पास है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। ये जो प्रबंध है, हमारी जितनी कैपेसिटी है हमेशा उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध जो है एक ऐसे संगठन का निर्माण करेगा जो बदलते हुए वातावरण में भी हेल्प कर दे, ठीक। अगला मेरे पास है, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। जो प्रबंध है वो क्या है, हमेशा व्यक्तिगत उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। अगला है पास है, प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। ये जो प्रबंध है, ठीक, ये क्या हमेशा समाज के विकास में सहायक होता है। अब अगली बात करते हैं प्रबंध की प्रकृति। देखो, पहले देखते हैं प्रबंध को कला के रूप में, ठीक। तो जब भी बात करें प्रबंध की कला के रूप में, जैसे देखो इसके क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने बनते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब सुनो,
पहले बात करते हैं सैद्धांतिक ज्ञान का होना। देखो, जिस तरीके से मेरे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं जो प्रबंध है, ठीक है? जैसे मेरे पास अगर हम बात करें जो आर्ट्स है, ठीक है? मतलब जो है उस कला है, ठीक है? कला के अंदर क्या होता है भाई, मेरे पास सैद्धांतिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो मेरे पास क्या है कि अगर हम बात कर दें इसकी, जो मेरे पास प्रबंध है, प्रबंध के अंदर भी ना जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं पहले ये हमें पता होना चाहिए। हम कला को मैच कर रहे हैं प्रबंध के साथ कि भाई जो कला और जो प्रबंध है वो एक जैसे कैसे हैं, ठीक है? तो देखो कला के अंदर थ्योरी की नॉलेज होनी जरूरी है, वैसे ही प्रबंध है उसमें क्या है, हर की बहुत थ्योरी की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है? दूसरे मेरे पास है व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार। देखो, अब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो वो उसकी योग्यता के हिसाब से है। वैसे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो अलग बनाएगा। तो जो मेरे पास कला है वो क्या व्यक्ति के अनुसार होती है। और अगर सेम चीज हम देखें ना इसके आगे कि जो मेरे पास ये है, जो दूसरी अगर बात करें, ठीक, जैसे मान लो कि तो मैंने व्यक्तिगत अनुसार बोल दिया। अगर हम यही सेम चीज अगर इसके आगे लेके चलते हैं ना, प्रबंध से जोड़ते हैं अगर, तो प्रबंध के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करता है, ठीक है? वो कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, इस तरीके से। अगर मेरे पास है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित है, ठीक, यहाँ पे ये होता है कि जो जो कला है, ठीक है, वो क्या है अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग तरीके के व्यवहार पर डिपेंड करती है, ठीक? मतलब कि देखो, जो इंसान ये किस पर डिपेंड करती है, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। जो इंसान जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उसमें उतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा। और ये डिपेंड करती है क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है? इसको बोलते हैं रचनात्मकता के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक? तो यही चीज़ थोड़ा आगे लेके चलें, जो प्रबंध है, प्रबंध के अंदर भी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बन जाओगे उसके अंदर। तो ना हम इसके कंक्लूजन के लास्ट में बोल सकते हैं कि भाई जो प्रबंध है, ठीक है, और जो मेरे पास कला है वो हल्के बहुत तो मैच कर जाते हैं, ठीक है? तो इसके क्या बोलेंगे कंक्लूजन के अंदर? इसके कंक्लूजन हम बोल देंगे हाँ भाई। हम्म, तो इसका कंक्लूजन है प्रबंध में कला के ऊपर बताए गए सभी विशेषता समाहित होती हैं। तो प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कुशलता का उपयोग निहित होता है। तो इसे कला माना जा सकता है, ठीक है? हम क्या बोले इसको, प्रबंध को हम क्या कला मान सकते हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। पहले देखो, इसमें कह रहा है कर्मबुद्ध ज्ञान का होना, ठीक है? देखो कर्मबुद्ध ज्ञान का होने का मतलब क्या होता है कि अब देखो, जैसे साइंस है, साइंस हम क्या लाइन से पढ़ाई करते हैं पहले, 8th में 9th में 10th में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें सब कुछ क्या सीरीज से पढ़ते हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, ठीक है? उसमें भी क्या जो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? क्या कर्मबद्ध ज्ञान का समूह होना चाहिए। अगली बात मेरे पास है परीक्षण पर आधारित होता सिद्धांत। इसके अंदर जो मेरे पास है, देखो साइंस में जितने भी जो रूल्स वगैरह बने हैं, वो शायद से कैसे बने हैं? वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के बेस बने हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी जितने होते हैं ना, वो शायद सारे क्या है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बने होते हैं, ठीक है? और अगली बात कर दें व्यापक वेधता, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या है कि जो साइंस है वो सब जगह एक जैसा लागू होता है, ठीक है? लेकिन जो मैनेजमेंट है सब जगह एक जैसा लागू नहीं होता, ठीक है? तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ना ये साइंस तो है लेकिन पूरा रूप से साइंस नहीं है, ठीक? जो मैनेजमेंट है साइंस तो है लेकिन पूरे रूप से साइंस नहीं है। अगली बात करते हैं पैसे के रूप में प्रबंध, ठीक है? देखो, इसको ना हल्का याद करने की मैं इसकी ट्रिक बता दी है। जो छोटे-छोटे हैं उनकी मैंने बताई नहीं है, जो बड़े-बड़े हैं उस मैंने उसकी ट्रिक बता रखी है। देखो, हमें करना क्या है कि जैसे पैसे के रूप में अगर प्रबंध की बात करते हैं तो इसका आ जाएगा, इसको ऐसे याद रखो, ज्ञान पेने से, ठीक है? क्या बोलते हैं? ज्ञान पेने से, ठीक है? इस तरीके से। तो करते कैसे? मान लो ये ज्ञान, ठीक, और ज्ञान, अन्न, पैसे, नैतिकता और सेवा से बनते हैं। देखो क्या है, ज्ञान, अन्न और जो पैसे हैं, ठीक है, वो नैतिकता और सेवा से बनता है। तो इसको इससे याद याद करके चलना, ठीक। पहले मेरे पास क्या है, भली भांति ज्ञान का समूह। जो मेरे पास पैसा है, ठीक है, जो प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, मतलब कि सीए हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो भली भांति ज्ञान का समूह होना चाहिए उनके पास। अगला, अवरोधित प्रवेश। देखो, एंट्री करने के लिए ना फ्री नहीं है। तुम्हें एक क्या है कि इसके लिए एक पूरी पूरी संस्था बनी हुई है, ठीक है? उस संस्था में जाकर तुम पहले परीक्षण लो, परीक्षा को पास करो, उसके बाद जाके तुम बनोगे, ठीक। तो तीसरी बात, पेशेगत परिषद है, ठीक है, कि एक प्रोफेशन होता है। जो पेशा है बस एक टाइप का प्रोफेशन प्रोफेशन के अंदर आता है। और अगली बात क्या होता है, नैतिक आचार संहिता। तुम्हें कुछ ना कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। तुम जिस संस्था से बन के निकलोगे तुम्हें उस संस्था के रूल फॉलो करने होंगे, ठीक।
और अगला मेरे पास है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है सेवा उद्देश्य, ठीक। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, प्रोफेशन के जो प्रोफेशन है इसके फीचर्स हैं। तो जितने भी प्रोफेशन के फीचर्स हैं ये सारे के सारे मैनेजमेंट से मैच तो करते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं करते, ठीक। ये मैच तो कर रहे हैं लेकिन क्या है, पूर्ण रूप से मैच नहीं करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो अगर पूरा कंक्लूजन बोले, जो आर्ट से तो पूरा मैच कर जाता है, ठीक है, जो आर्ट्स है उससे पूरा मैच करता है, लेकिन जो साइंस है और जो प्रोफेशन है, ठीक, इससे पूरा पूरा मैच नहीं करता जो मैनेजमेंट है। अब सुनो, देखो इसका तुम्हारे पास एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, इससे थोड़ा बता, देखो जो क्वेश्चन बताऊं डिट्टो एग्जाम में आ जाएगा वो वाला, ठीक है, हल्का मतलब ना उसके कंसेप्ट चेंज होंगे। अब सुनो, ऐसा बोलेगा भाई कि तुम्हारे रामू काका है, ठीक है, वो किसी कंपनी में ये काम करते, ठीक है, वो तुम्हें 4-5 काम बताएंगे। अब पूछेगा बताओ तुम्हारे जो काका है कौन से स्तर पे है। तो इस पूरे में बस तुम्हें देखो क्या याद करना है, उच्च प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और परिचालन प्रबंध। अगर तुम तीनों स्तर के कार्य याद कर लो, ठीक है, कि भाई जो उच्च स्तर है इसके कार्य क्या है, ठीक है, ठीक, और जो जो मध्य स्तर है इसके कार्य क्या है, और जो परिचालन है इसके कार्य क्या है, अगर तुम इसको याद करते हो तो सब कुछ सेट है। तो बात करते हैं जो उच्च प्रबंध है उसके कार्य क्या है। इनका काम होता है संगठन के जो कुल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न तत्वों में एकता, ठीक है, और कार्य में सामंजस्य स्थापित करना। जितने भी कार्य वगैरह, ठीक है, उन सबको लाइन से लगाना इनका काम होता है, ठीक है। अगला मेरे पास है, ये संगठन के कल्याण एवं निरंतर के लिए उत्तरदायी होते हैं। संगठन का कल्याण हो, संगठन ढंग से चले, इसके लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, ये व्यवसाय के पर्यावरण एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। जो व्यवसाय हमारा, जो हमारा बिजनेस है कैसा चल रहा है, ठीक है, उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब के बारे में चेक करते हैं। अगला है, व्यवसाय के सभी कार्य एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। व्यवसाय कोई सा भी कार्य करेगा, ठीक है, और उस कार्य से समाज पर जो भी प्रभाव पड़ेगा इन सब के लिए खुद ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला, मध्य स्तरीय प्रबंध के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसके काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उच्च प्रबंधक द्वारा जो बनाई गई जो भी योजना होती है, ठीक है, उन सब की व्याख्या करते हैं, बताते हैं लोगों को कि भाई ऊपर वाले लोगों ने, इन सब लोगों ने हमें यही प्लानिंग दी बना बना के, ठीक है, तो इसको फॉलो करा। अगला तुम्हारे पास है, अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सुनिश्चित करना। ये जिस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग जिस डिपार्टमेंट के अंदर है उसमें जितने लोगों की जरूरत है वो ला ला के देंगे ये। और जो तीसरा हमारे पास है, कह रहा है कि उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व है, इन्हें इन्हीं के प्रति सौंपते हैं। देखो, अब जो भी कार्य वगैरह होता है ये सारा सारा इन्हीं को सौंपा जाता है, भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ठीक। अगला, इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य विभाग से सहयोग करते हैं। ये जो लोग हैं, ठीक है, अपने काम को निकलवाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, और जितने डिपार्टमेंट, मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, एक संबंध स्थापित करके रखते हैं। अगला, इनके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो पहली पंक्ति, ठीक है, डिटेल लिखवा दी जाएगा, ठीक है, जो पहली पंक्ति के जितने मैनेजमेंट है वो जो जो कार्य बता रहे हैं उन सब के लिए इन्हीं को बोला था कि हाँ तुम इस सारा सारा काम करोगे। ऊपर के जितने भी लोग जो भी प्लानिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं ये काम हमें करना है, ये सारा का सारा काम क्या है, इन्हीं को देखना होता है, ठीक है। लास्ट की बात करते हैं जिसे बोलते हैं प्रचालन प्रबंध, ठीक है। ये जो मेरे पास जो प्रचालन प्रबंध है ये मेरे पास होता क्या है, पहले वैसे पर्यवेक्षक कार्यबल का, कार्यबल के कार्य का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन। भाई जो भी फैक्ट्री में लोग हमारे काम कर रहे हैं इन सबको चेक करते हैं, ठीक है, कि जो काम है सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ये सीधे वास्तविक कार्यबल से संवाद करते हैं। जो भी पूरी पूरी जो फैक्ट्री में लोग हैं सीधा उनसे बात करते हैं, भाई क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए माल की हानि को न्यूनतम करना, जो जितना भी लॉस होता है सामान का, ठीक है, उन सबको थोड़ा कम करना इनका काम होता है। अगली बात करते हैं प्रबंधन के कार्य क्या क्या है। देखो, इसको ना जो याद करने का तरीका है, एक बीमारी होती है पीसीओडी, ठीक है, पीसीओडी करके बीमारी होती है, पीसीओडी एस मैंने बाद में लगा दी है, ठीक है। पीसीओडी बीमारी होती है, ठीक है, इसमें गर्ल्स की ना जो दाढ़ी मूछ वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक। तो इस बीमारी के नाम से मैंने इसको बनाया है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर लेना वो बात की बात है। अब सुनो कि हमें करना कैसे कैसे, और लेकिन तुम अगर नॉर्मली कर सकते हो तो वो याद कर लो, जो बोलते हैं नस्कनीन, ठीक है। नस्कनीन अगर तुम याद कर लो ना तो तुम्हें अपने आप पता चल भाई नस्कनीन क्या होता है। सुनो, पहले पास है नियोजन,
ठीक? किसी भी काम को कैसे करना है, ठीक है? और कैसे करना है, कब करना है, उस काम को कौन करेगा, जो भी डिसाइड करता है उसे हम बोलते हैं नियोजन, ठीक है? अगला संगठन, ठीक है? जितना भी कार्य वगैरह है उसको कौन सा काम किसको दिया जाएगा और कौन सा काम किसके हाथ में होगा, ये सारा सारा संगठन के अंदर आएगा। तीसरे पास है कर्मचारी की नियुक्ति, ठीक? जो भी मेरे पास जितने भी कर्मचारी, जो जो सीट खाली है, जो जो पद खाली है, उन सबको भरना इसके अंदर आता है। अगला मेरे पास है निर्देशन, ठीक है? किसको क्या डायरेक्शन देनी है, ठीक? किसको कब मोटिवेट करना है, किसको क्या करना है, ये सारा सारा काम इसी के अंदर होता है। लास्ट में जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं नियंत्रण के अंदर, ठीक है? तो ये सारा सारा मेरे पास है। अगली बात पे आते हैं, समन्वय क्या होता है। देखो, अब जब भी समन्वय की बात चलती है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो भाई, जितने भी काम है, ठीक है, उन सारे के सारे काम को एक साथ मिलजुल के करने की जो प्रक्रिया है, तो हम क्या बोलते हैं, समन्वय। एक व्यवसाय के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सबको एक साथ चलाने को हम क्या बोलते हैं, समन्वय कहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में देख लो, कुछ कुछ बातें मेरे पास है। पहला, नियोजन में समन्वय की जरूरत पड़ती है, ठीक है? संगठन में भी, नियुक्तिकरण में, निर्देशन में और नियंत्रण में हमें क्या सब जगह संगठन की जरूरत, जो समन्वय, इसकी जरूरत पड़ती पड़ती है। हम बात करते हैं समन्वय की प्रकृति क्या क्या है, ठीक है? इसको बोलते हैं एक नौसद, ठीक है? याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, एक नौसद। एक नौसद का मतलब क्या है, पहले में वैसे एकात्म मतलब क्या है ना कि एता एकात्मता लगता है, ठीक है? एकात्मता लाने का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी लोग हैं ना उन सबको एक साथ लेके आता है, ठीक? अगला, दूसरे पास है का मतलब क्या है, कार्यवाही, ठीक है? मैं एकता लाता है। तो समन्वय करता है हमारे फर्म में जितने भी काम और होते हैं उन सब में एकता लेके आएगा, ठीक है? उसके अंदर उसका है निरंतर, समन्वय में उसका एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? इसको कभी रोक नहीं सकते। अगला, समन्वय प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है? कौन सा काम कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो किस तरीके से हुआ, ठीक है? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है। अगला मेरे पास है पांचवा, कि समन्वय सार्वव्यापी है। भाई, कोई सा भी तुम काम करोगे ना, कोई सा भी काम करो उसमें समन्वय की जरूरत जरूर पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, छठा मेरे पास है समन्वय सोचा साझा कार्य। जो समन्वय है, ठीक है, वो एक क्या है, डेलिब्रेटेड फंक्शन है, ठीक है? ये कोई तुक्के में किया हुआ काम नहीं है, ठीक है? ये ऐसा काम है इसको सोच समझ के किया जाता है। अगली बात करते हैं समन्वय का महत्व क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। पहला, तो संगठन का आकार, ठीक है? संगठन का आकार जो है पास है, इन सबके, ये मान लो कि ये कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इन सब में सहायता करता है। और जो भी हमारे लक्ष्य हैं, ठीक है, लक्ष्य हैं, उन सबको प्राप्ति में हमारी हेल्प करता है, ठीक? अगला पास है, उसको बोलते हैं कार्यात्मक विभेदीकरण, ठीक है? इसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक? तो इसका मतलब मेरे पास ये होता है कि हमारी संस्था है, ठीक है? संस्था में क्या है, बहुत अलग अलग विभाग है। सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके अंदर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ही सब में हेल्प करता है, ठीक? नेक्स्ट मेरे पास है विशिष्टीकरण, ठीक है, स्पेशलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास समन्वय है, ठीक है, ये करता क्या है, ये लेके आता है स्पेशलाइजेशन। कैसे लेके आता है, समन्वय बोलता है जो काम जिसको दिया गया है वही काम करेगा, ठीक? उसके अलावा उसको कुछ और काम करने दिया नहीं जाएगा, ठीक? इससे क्या होता है, अगर एक ही व्यक्ति एक काम को बार बार करता है, वो उस काम को करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज देखी गई है। अब सुनो, देखो भाई, तुम्हें जितनी बातें बता रहा हूं ना, उन चीज देख के चलना। तुम्हें करना क्या है, पहले ना इस वीडियो को देखनी है एक बार, ठीक है? वीडियो देखने के बाद जो भी इसके नोट्स हैं, ठीक है, इसे रीड करना। फिर इसके जो भी तुम्हारे पास ना क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, उन सबको ट्राई करना। जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर है इसके, ठीक है, उसको बोलते हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, इन सबको ट्राई करना। और जिसको भी इस पीडीएफ की लिंक चाहिए, ठीक है, वो उसके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो एक बार, ठीक है? वहां तुम्हें लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लो। फिर मिलते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।